Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 9 March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which of the following signs and symptoms usually signifies rapid expansion and impending rupture of an abdominal aortic aneurysm? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के रप्चर होते समय देखने को मिलता है। ऑप्शन वन, एब्डोमिनल पेन। ऑप्शन टू, एब्सेंट पीडल पल्सेस। ऑप्शन थ्री, चेस्ट पेन। ऑप्शन फोर, लोअर बैक पेन। The right answer is option 4. एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के रप्चर होने के समय या उसके आसपास लोअर बैक पेन एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम के रूप में देखा जाता है। आइए जान लेते हैं एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म एग्जैक्टली क्या है। एन एनलार्जमेंट ऑफ एरोटा, the main blood vessel that delivers blood to the body at the level of abdomen. An abdominal aortic aneurysm can be life-threatening if burst. Abdominal aortic aneurysm are most common in older men and smokers. देखिए, हमारी जो एब्डोमिनल एरोटा है, ये एरोटा से निकलने वाली एक इम्पॉर्टेंट मेन ब्लड वेसल है जो कि एब्डोमिनल एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। अगर किसी पर्सन में इस एब्डोमिनल एरोटा के किसी एरिया में वीकनिंग हो, वॉल ऑफ आर्टरी कमज़ोर हो, तो उस जगह पर ब्लड के लगातार दबाव पड़ने के कारण इस प्रकार से बैलूनिंग हो जाती है। गुब्बारे की तरह वहाँ से जो आर्टरी है वो फूल जाती है और आर्टरी का इस गुब्बारे की तरह फूलना ही एन्यूरिज्म कहलाता है। और ये एब्डोमिनल एरोटा में है तो इसे हम एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए बैलून एक लिमिट तक ही उसमें हवा भरने तक फूलता है, उसके बाद वो फट जाता है। सेम यही कंडीशन इस आर्टरी के अंदर भी होती है। जब तक एक लिमिटेड अमाउंट से ब्लड प्रेशर लगाकर यहाँ पर इसे बैलूनिंग करता है, फुलाता है, तब तक ये बर्दाश्त करती है। लेकिन जब प्रेशर एक्सेस होता है या ये लिमिट से बाहर ज़्यादा फूलने लगती है तो यहाँ से ये ब्रस्ट हो जाती है। जैसे ही यहाँ से ये फटती है तो इसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर एब्डोमिनल एरोटा के फटने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और इसके कारण पर्सन में डेथ तक हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये जो कंडीशन है ये आपको ओल्ड एज पर्सन्स और स्मोकर्स में देखने को मिलती है। लोअर बैक पेन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ एन्यूरिज्म। जब ये आर्टरी फैलती है, एक्सपेंशन होती है, तो इसके एक्सपेंशन के कारण आसपास के एरियाज़ में स्पेशली एब्डोमिन एरिया में दबाव पड़ता है और ये पेन यहाँ से रेडिएट होकर लोअर बैक पोर्शन तक जाता है। The expansion applies pressure in the abdomen and the pain is referred to as lower back pain. Abdominal pain is most common symptom resulting from impaired circulation. अगर पर्सन में एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म ब्रस्ट हो गई है तो आगे वाले ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और इस लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण या इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के कारण पर्सन में एब्डोमिनल पेन होने लगेगा और ये इसकी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग के रूप में भी जाना जाता है। एब्सेंट पीडल पल्सेस आर अ साइन ऑफ नो सर्कुलेशन and would occur after a rupture of aneurysm or in peripheral vascular disease.
अगर पर्सन के पीडल एरिया की पल्स एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि पर्सन में या तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है या फिर रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म हो चुका है। चेस्ट पेन यूजुअली एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी या पल्मोनरी डिजीज होने पर पर्सन में चेस्ट पेन एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, the nurse reviews the arterial blood gas results of a client and notes the following: pH of 7.30, PaCO2 50 mmHg, bicarbonate 22 MEq per L. The nurse analyzes these results as indicating which condition? किसी पेशेंट की एबीजी रिपोर्ट आपने देखी और उस रिपोर्ट में पीएच 7.30 थी, PaCO2 50 था और बाइकार्बोनेट लेवल 22 था। इस फाइंडिंग के बिहाफ पर आपको बताना है कि इस पेशेंट में किस प्रकार की मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, respiratory alkalosis compensated, metabolic acidosis compensated, respiratory acidosis uncompensated. रिसेंट एग्जाम्स में एबीजी वैल्यू का एनालिसिस अक्सर पूछा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर इस पर्सन को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड स्टेट में है। देखिएगा एबीजी रिजल्ट के अंदर नॉर्मल पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पेशेंट की जो एबीजी रिपोर्ट है उसमें पीएच का लेवल 7.30 है। इसका मतलब जो पीएच है वो नॉर्मल से कम है, यानी पर्सन एसिडिक या एसिडोसिस स्टेज के अंदर है। इसके अलावा सेकंड स्टेज आपको यहाँ देखनी थी कि जब भी पेशेंट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है तो उस सिचुएशन में पीएच और PaCO2 दोनों की वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मान लीजिए पीएच अगर कम हो रहा है तो PaCO2 जो है उसका लेवल बढ़ेगा, या फिर यूं कह दें कि पीएच बढ़ रहा है तो PaCO2 का लेवल घटेगा। अगर ये दो वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कि दी गई जो वैल्यू है उसके अंदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंडीशन है। इसे याद रखने के लिए आप इस वर्ड को याद रखिएगा, रोम। रेस्पिरेशन में ऑपोजिट वैल्यूज आती हैं और मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर इक्वल वैल्यूज आती हैं। यहाँ पर देखिए पीएच तो कम हो रही है लेकिन PaCO2 जो 35 से 45 के बीच होना चाहिए था वो बढ़कर 50 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं अनकम्पनसेटेड किस प्रकार से डिसाइड किया गया। In this situation, the pH is lower than the normal value and PaCO2 is elevated, so the condition is respiratory acidosis. जिस बात को हमने अभी डिस्कस किया उसे ही यहाँ लिखा गया है। Compensation occurs when pH returns to a normal value, but that ABG value pH is not, so compensation has not occurred. So option D is correct. देखिएगा जब भी किसी पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के बाद जब एबीजी रिपोर्ट देखी जाती है और उसमें पीएच का लेवल नॉर्मल आ जाए तो इसका मतलब है कि पर्सन में कंपनसेशन हो चुका है, लेकिन इस वैल्यू के अंदर पीएच अभी नॉर्मल लेवल में नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि अनकम्पनसेटेड टाइप का स्टेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following types of cardiomyopathy
डज कार्डियक आउटपुट रिमेन्स नॉर्मल। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किस कार्डियोमायोपैथी के अंदर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है। डायलेटेड, हाइपरट्रॉपिक, ऑब्लिटरेटिव या रेस्ट्रिक्टिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपरट्रॉफिक। कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि हार्ट के द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड एरोटा में भेजा गया है, और ये मात्रा हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथीज के अंदर नहीं बदलती हैं। आइए इसका कारण भी जान लेते हैं। Cardiac output is not affected by hypertrophic cardiomyopathy because the size of ventricles remain relatively unchanged. हाइपरट्रॉपिक शब्द का मतलब होता है जब किसी ऑर्गन की सेल्स उनके नॉर्मल साइज की तुलना में एबनॉर्मल साइज की हो जाएं, यानी नॉर्मल से कई ज़्यादा गुना बड़ी हो जाएं। तो हार्ट कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हार्ट की मसल्स का डिजीज़। जब हार्ट की मसल सेल्स उसके नॉर्मल साइज की तुलना में कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो ये कंडीशन हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानी जाती है। और हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी डिजीज़ के अंदर हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं इनका साइज ज़्यादा चेंज नहीं होता, हल्का फुल्का ही फर्क इसमें देखने को मिलता है। Dilated cardiomyopathy, obliterative cardiomyopathy and restrictive cardiomyopathy all decreases the cardiac output. इसके अलावा डायलेटेड हो, ऑब्लिटरेटिव हो या रेस्ट्रिक्टिव हो, इन सभी प्रकार की डिजीज कंडीशन के अंदर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल मात्रा 5 लीटर्स अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse caring for a patient on pancreatic enzyme replacement therapy should assess them for। अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है तो इसमें किस कंडीशन का असेसमेंट जरूरी है। वेट गेन, हाइपरटेंशन, अरिथमियास, जीआईटी इरिटेशन। The right answer is option A। अगर हम पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें वेट गेन की मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में साइड इफ़ेक्ट के रूप में वेट गेन देखने को मिलता है। जब भी पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी दी जाती है तो पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और इसी कारण वेट गेन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ चाइल्ड विथ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम who has been anuric and will be receiving peritoneal dialysis treatment. The nurse should plan to implement which measure? आप एज अ नर्स उस बच्चे की केयर कर रहे हैं जिसे हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हुआ है और इस बच्चे की किडनीज यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, यानी बच्चे में यूरिन आउटपुट लगभग ना के बराबर है। इस बच्चे में पेरिटोनियल डायलिसिस ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि आप इस बच्चे को कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि बच्चे को फ्लूइड्स देने से मना किया गया है उसे आप फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी, केयर फॉर एट्रियोवीनस फिस्टुला, इस बच्चे में बने हुए एट्रियोवीनस फिस्टुला की केयर करेंगे आप। ऑप्शन सी, एनकरेज फूड्स हाई इन पोटेशियम,
इस बच्चे को आप वो सभी फूड सब्सटेंस खाने के लिए देंगे जिनमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो, या फिर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हें इस बच्चे को देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस बच्चे में हम फ्लूइड्स का जो रेस्ट्रिक्शन का ऑर्डर है उसे फॉलो करेंगे और बच्चे को फ्लूइड्स नहीं देंगे। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। hemolytic uremic syndrome is through to be associated with bacterial toxins, chemicals and viruses that result in acute kidney injury in children. hemolytic uremic syndrome बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या फिर अचानक किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने के कारण हो सकता है, और इस डिजीज के अंदर किडनी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, नेफ्रॉन्स इसमें डैमेज होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल इंजरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स। ये सभी सिम्टम्स इस डिजीज में आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। hemolytic uremic syndrome, basic but important. A child with hemolytic uremic syndrome undergo peritoneal dialysis because of anuria would be on fluid restriction. जब इस बच्चे के अंदर एन्यूरिक कंडीशन है यानी इसकी किडनीज काम कर ही नहीं रही हैं, तो बॉडी में बन रहे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है और इसके लिए हम इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे हैं। और इस सिचुएशन में बच्चे में कम से कम या फ्लूइड को बिल्कुल ना के बराबर ही दिया जाता है, तो यहाँ पर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ hemolytic uremic syndrome and potassium would be restricted, not encouraged if the child is anuric. अगर बच्चे में यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन में हम बच्चे को कभी भी पोटेशियम नहीं देंगे, पोटेशियम भी रेस्ट्रिक्टेड होगा और पेन इस कंडीशन में नहीं देखा जाता। पेरिटोनियल डायलिसिस डज नॉट रिक्वायर एन एट्रियोवीनस फिस्टुला। देखिएगा, डायलिसिस जो होता है वो बॉडी में बन रहे मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से अलग करने का एक प्रोसेस है और इसे दो मेथड से किया जा सकता है। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस प्रोसेस के अंदर हम पर्सन के हाथ में आर्टरी और वेन को जोड़कर एक इस प्रकार से लूप जैसी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और यहाँ से ही हम इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करके ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। हीमोडायलिसिस प्रोसेस के लिए पर्सन को हॉस्पिटल आना बहुत ही इसेंशियल होता है, इसे आप होम सेटिंग्स में नहीं करवा सकते। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एज अ डायलाइजर यूज़ करते हुए पर्सन में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है और इस प्रोसेस को पर्सन ट्रेनिंग के बाद घर पर ही खुद से परफॉर्म कर सकता है। और याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर कभी भी एट्रियोवीनस फिस्टुला की ज़रूरत नहीं होती है। एट्रियोवीनस फिस्टुला सिर्फ और सिर्फ हीमोडायलिसिस में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट्स। आपको बताना है कि बर्न पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेरिकोज वेन। The right answer is option A. It is contracture. कॉन्ट्रैक्चर क्या है इसे भी समझ लेते हैं।
A contracture is a fixed tightening of muscles, tendons, ligament or skin. It prevents normal movement of associated body part. An injury such as severe burn can cause contracture of the skin. जब भी पेशेंट को बर्न होता है, बर्न के बाद हीलिंग के दौरान यदि उसे प्रॉपर केयर ना दी जाए तो उसकी स्किन एबनॉर्मली वापस से जुड़ जाती है या टाइटनिंग हो जाती है उसमें, और इस एबनॉर्मल टाइटनिंग ऑफ स्किन को ही आप कॉन्ट्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्चर के कारण पर्सन के उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो पाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज एथलेटिक फुट इज कॉज्ड बाय। एथलेटिक फुट डिजीज किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, फंगी द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या निमेटोड के द्वारा? The right answer is option B. Athletic foot is caused due to fungi. Tinea cruris is a fungal infection of groin area. Tinea pedis is a fungal infection of toes. इसे ही आप एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। Tinea capitis is a fungal infection of scalp. Take screenshot for your revision. Next question, all are the signs of appendicitis except, इन चारों में से कौन सा साइन अपेंडिक्स में नहीं देखने को मिलता? रोजिंग, मैकबर्नेस, सॉस या ब्लूमबर्ग साइन? Which sign is not related with appendicitis condition? The right answer is option D. Bloomberg sign is not associated with appendicitis condition. Appendicitis एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स एरिया में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन, और यदि अपेंडिक्स के केस में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, सर्जरी नहीं की जाए, तो अपेंडिक्स ब्रस्ट हो सकता है, और अपेंडिक्स के ब्रस्ट होने के बाद इससे सेप्सिस होने का खतरा रहता है, यानी ब्लड इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और कई बार इससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। अब बात करते हैं कि ब्लूमबर्ग साइन क्या है। ब्लूमबर्ग साइन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिबाउंड टेंडरनेस और शायोक्टिन ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन को आप शायोक्टिन ब्लूमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ क्लिनिकल साइन इन विच देयर इज पेन अपॉन रिमूवल ऑफ प्रेशर rather than application of pressure to the abdomen. ब्लूमबर्ग साइन वह साइन है जिसमें पेशेंट के एब्डोमेन एरिया को पाल्पेट करते समय जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तब पेशेंट को पेन नहीं होता, लेकिन जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो उस समय पेन होता है। यही साइन ब्लूमबर्ग साइन के नाम से जाना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। The latter is referred to simply as abdominal tenderness. It is indicative of peritonitis. और याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग साइन जो है पेरिटोनाइटिस कंडीशन में को बताता है। पेरिटोनाइटिस कंडीशन वह कंडीशन है जिसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में किसी कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन आपके एब्डोमिनल एरिया के ऑर्गन्स को कवर करके रखने वाली एक मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रोजिंग साइन की, इन विच वाइल पाल्पेटिंग द एब्डोमिनन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट बट पेन फेल्ट एट राइट लोअर क्वाड्रेंट। अपेंडिक्स के पेशेंट में आप जब
लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करते हैं, दबाते हैं, तो उसे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है और इसे ही अपन रोवजिंग साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मैकबर्नेज साइन। इट इज़ अ कार्डिनल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। मैकबर्ने साइन अपेंडिसाइटिस कंडीशन में देखा जाने वाला इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कार्डिनल साइन के रूप में देखा जाता है। मैकबर्नेस पॉइंट इज द नेम गिवन टू द पॉइंट ओवर द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन दैट 1/3 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन टू द अम्बिलिकस। पेशेंट के, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये उस पर्सन का नेवल एरिया है यानी अम्बिलिकल एरिया है, नाभि वाला एरिया है, और यहाँ पर इसकी बोन्स हैं, इलियक बोन्स हैं। इस इलियक बोन के एंटीरियर सुपीरियर आइलियक पार्ट से लेकर नाभि वाले हिस्से में 1/3 डिस्टेंस पर ये पॉइंट मौजूद होता है और इस जगह पर पेन का होना मैकबर्ने साइन के नाम से जाना जाता है। The point roughly corresponds to the most common location of base of appendix where it attached to the cecum। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके शुरुआती हिस्से में ही अपेंडिक्स पाया जाता है। दिस इज अपेंडिक्स। नेक्स्ट आता है सॉसेज साइन। पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई। जब हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देकर उसकी राइट थाई को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो उसे पेन फील होता है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट में सोसेज साइन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ। वायरस को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की या फिर लिविंग सेल्स की? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वायरस रिक्वायर्स लिविंग सेल्स फॉर द ग्रोथ। वायरस जो है जब भी बॉडी से बाहर होता है यानी लिविंग सेल्स के बाहर होता है तो ये लगभग डेड होता है। जैसे ही इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, लिविंग सेल मिलती है, ये खुद को एक्टिवेट करके लाइव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन इज। यंग चिल्ड्रंस में मेनिंजाइटिस के कारण होने वाला सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, हाइड्रोसिफेलस, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स या फिर एपिलेप्सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मेनिंजाइटिस के बाद यंग चिल्ड्रंस के अंदर सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन के रूप में हाइड्रोसिफेलस को देखा जाता है। हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीएसएफ का लेवल नॉर्मल की तुलना में कई गुना ज़्यादा होने लगता है। सीएसएफ हमारी बॉडी में हर मिनट 0.5 ml की रेट से सिक्रीट होता है और किसी भी समय आपसे पूछा जाए कि बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ सीएसएफ कितना होता है तो आप बताएंगे 125 ml। सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है और फिर ये यहाँ से ड्रेन आउट होकर निकलता रहता है और एक समय पर बॉडी के अंदर यदि पूछा जाए तो 125 ml सीएसएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 important, which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? जब किसी पेशेंट को आप MAOI दे रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का फूड सब्सटेंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नहीं खाने के लिए दिया जा सकता? कैल्शियम रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड, एलेनिन कंटेनिंग फूड या फिर ग्लूटीन रिच फूड?
The right answer is option B. MAOI मेडिसिन जो है उसका फुल फॉर्म होता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। जब भी पेशेंट को ये दी जा रही होती हैं उन्हें टायरामीन वाले फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए कहा जाता, क्योंकि अगर ये पर्सन टायरामीन कंटेनिंग फूड इस सिचुएशन में लेता है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी स्टेट क्रिएट हो सकती है और इस सिचुएशन में तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो हम उन सभी पेशेंट्स को टायरामीन वाले फूड सब्सटेंस अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटास्टेसिस टू द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर lymph node is commonly seen in। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर lymph node, जिसे आप विर्चोव्स नोड के नाम से भी जानते हैं, इस नोड तक किस प्रकार के कैंसर का मेटास्टेसिस होता है? कार्सिनोमा स्टमक, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, विल्म्स ट्यूमर या ल्यूकीमिया। इन चारों ऑप्शंस में से किस में लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड प्रभावित होती हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक का मेटास्टेसिस विर्चोव नोड तक हो सकता है। आइए इसे और जान लें। विर्चोव्स नोड takes their supply from lymph vessels in abdominal cavity। विर्चोव्स नोड को लिम्फ सप्लाई जो है लिम्फ वेसल्स से होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से आती है और इसी वजह से एब्डोमेन एरिया में सेनिटल लिम्फ नोड्स का कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टेस्टिक्युलर कैंसर या किडनी कैंसर इन नोड्स तक ट्रांसफर हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ एल्डरली क्लाइंट with total hip repair। Based on this assessment, the nurse decide to medicate the client with analgesics। Which finding would most prompt the nurse to decide to administer the analgesic? किसी पेशेंट को टोटल हिप रिपेयर सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद इस पेशेंट में आप एज अ नर्स असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट के दौरान किस फाइंडिंग के बिहाफ पर इस पेशेंट में आप एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करना सही समझेंगे? ऑप्शन ए, क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इज 130/86। ऑप्शन बी, द क्लाइंट इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। ऑप्शन सी, क्लाइंट्स प्यूपिल आर डायलेटेड। ऑप्शन डी, the client's grimace during care। The right answer is option D, the client grimaces during care। जब इस टोटल हिप रिपेयर वाले पेशेंट की हम सर्जरी वाले एरिया की केयर कर रहे होते हैं तो केयर के दौरान उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है, जो कि हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर पता चलता है। फेशियल एक्सप्रेशन को, चेहरे के हाव भाव को ही हम फेशियल ग्रीमेंस के रूप में जानते हैं। अगर पेशेंट दर्द में है, तकलीफ़ में है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होंगे और इसी को ही रीड करके हम पेशेंट के अंदर एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना सही समझेंगे। ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने पर एनाल्जेसिक्स देना सही नहीं है। पेशेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे पेन हो रहा है और यहाँ पर
इसके लिए पेन मेडिकेशन देना सही रहेगा। और यदि पेशेंट की प्यूपिल डायलेट है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स काम नहीं करेंगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 16, अर्ली साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट्स। अगर किसी पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg/dl से कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। और इस कंडीशन के होने पर अर्ली साइन के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? डायफोरेसिस, थ्रस्ट, हाइपोटेंशन, लिथार्जी। The right answer is option A, डायफोरेसिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट में हाइपोग्लाइसीमिया होने पर अर्ली फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी तो आप बताएंगे डायफोरेसिस। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड में हाइपोग्लाइसीमिया होने पर अर्ली फाइंडिंग के रूप में क्या देखने को मिलेगा तो आप बताएंगे सीजर्स। चाइल्ड में सीजर्स और अडल्ट्स में डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब है एक्सेसिव स्वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1-month-old infant is admitted to pediatric unit with a tentative diagnosis of Hirschsprung disease. What procedure does the nurse expect to be confirmed to this diagnosis? किसी बच्चे को हिर्शस्प्रंग डिजीज के टेंटेटिव डायग्नोसिस के साथ एडमिट किया गया है, यानी ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इस बच्चे को हिर्शस्प्रंग डिजीज हो सकता है। इस डिजीज की कंफर्मेशन के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे ये आपको बताना है। कॉलोनोस्कोपी, रेक्टल बायोप्सी, मल्टीपल सेलाइन एनिमास या फिर फाइबर ऑप्टिक नेजोएंट्रिक ट्यूब। The right answer is option B, कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या हिर्शस्प्रंग डिजीज के कंफर्मेशन के लिए हम रेक्टल बायोप्सी करवाते हैं। The confirmatory diagnosis of Hirschsprung disease is rectal biopsy in which there is an absence of ganglionic nerve cells in the rectum. रेक्टल बायोप्सी के अंदर हम रेक्टम एरिया से टिश्यू का एक टुकड़ा लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के दौरान अगर रेक्टम में गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स नहीं मौजूद होती तो इसका मतलब है कि बच्चे को हिर्शस्प्रंग डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल थेराप्यूटिक सीरम डिगॉक्सिन लेवल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिगॉक्सिन ड्रग से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली नॉर्सेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर। आपको बताना है कि डिगॉक्सिन ड्रग का नॉर्मल थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना होता है। 1.5 to 2 ng/ml, 2 to 3 ng/ml, 3 to 5 या 5 to 7। The right answer is option A। अगर डिगॉक्सिन ड्रग के थेराप्यूटिक लेवल की आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 0.8 से लेकर 2 ng/ml तक। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब है कि डिगॉक्सिन ड्रग हमारे शरीर में अगर इस मात्रा के अंदर है 0.8 से 2 ng/ml के बीच में है तो ये ड्रग हमारे शरीर में अपना प्रभाव दिखा रही है, ट्रीटमेंट के लिए सही लेवल में मौजूद है
और अगर किसी कारण से इस ड्रग का लेवल हमारी बॉडी में 2.4 mg/ml से ज़्यादा हो जाए तो ये इसका टॉक्सिक लेवल कहलाएगा। यानी अब इस पर्सन में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बजाय ये ड्रग एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर रही है, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर रही है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, source of infection of measles is secretion of the nose and throat of infected person. Filtrable virus of measles is transmitted by measles disease का जो कॉज है वो नोज और थ्रोट से आ रहे सिक्रेशंस के थ्रू फैलता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है फॉर द मीजल्स डिजीज। वाटर सप्लाई, फूड इंजेक्शन, ड्रॉपलेट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मीजल्स वायरस जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट्स का मतलब है जब हम कफिंग या स्नीजिंग करते हैं तो हमारे माउथ से छोटी छोटी ड्रॉप्स बाहर निकलती हैं, इन्हीं के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हु हैज़ नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज टर्म्ड एज। उस वुमेन को आप क्या कहेंगे जिसने कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक कंप्लीट नहीं किया हो। नलीपैरा, नलीग्रेविडा, मल्टीपैरा, परप्यूरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसे हम नलीपैरा के नाम से जानेंगे। आइए रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लें। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन। प्रीमी पैरा का मतलब है द प्रेगनेंसी रीच अप टू 22 वीक्स, जो कि वाइटल पीरियड के रूप में जाना जाता है। नल्ली पैरा का मतलब है द प्रेगनेंसी नेवर रीच अप टू 22 वीक्स, जब प्रेगनेंसी एक बार भी 22 सप्ताह तक ना पहुंची हो तो इसे हम नल्ली पैरा के नाम से जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 23, टेंसिलॉन टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज। टेंसिलॉन टेस्ट किस चीज के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर लाउ गैरिंग्स डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। टेंसिलॉन टेस्ट जो है, टेंसिलॉन टेस्ट का इस्तेमाल माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। टेंसिलॉन टेस्ट क्या है इसे जान लेते हैं। इन विच एडमिनिस्टर टेंसिलॉन इंजेक्शन आफ्टर चेक सिम्टम्स रिलीफ ऑफ नॉट। किसी पर्सन में माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम इस पर्सन में इंजेक्शन के थ्रू टेंसिलॉन या एंडोरफोनियम का इंजेक्शन करते हैं। इफ सिम्टम्स रिलीफ टेस्ट इज पॉजिटिव एंड सिम्टम्स आर इंक्रीजिंग द टेस्ट इज नेगेटिव। अगर इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद पर्सन में माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि पर्सन को माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी डिजीज़ है। और अगर पर्सन के अंदर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पर्सन को माइस्थेनिया क्राइसिस कंडीशन हो रही है, यानी इसे माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ नहीं है।
माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के अंदर पिटोसिस जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। पिटोसिस का मतलब है कि पर्सन की आईलिड्स जो हैं इनवॉलेंटरली ड्रॉप डाउन हो जाती हैं और पर्सन चाहकर भी उसे अपलिफ्ट नहीं कर पाता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है इस टेस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।